अगर आपको ध्यान हो पिछली क्लास का, डेल्टा एस टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग के सबमिशन के बराबर था। डेल्टा एस टोटल, या इसको हम यूनिवर्स भी कह सकते हैं, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, यहां पर किसी टेस्ट ट्यूब में, किसी बीकर में प्रोसेस हो रहा है, जब प्रोसेस होगा तो उस प्रोसेस का टेम्परेचर हमें फिक्स मानना होगा। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रहा है ये प्रोसेस, तो मैं इसको मान सकता हूं कि यहां थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया, हम ये नहीं कहेंगे कि रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ और है, प्रोडक्ट का टेम्परेचर कुछ और है। हम बोलेंगे इस रिएक्शन का टेम्परेचर है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हमने रिएक्शन किया तो हम मान सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में, सिस्टम में, इफ सिस्टम इज इन थर्मली इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज सेम एज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यानी पूरे के पूरे रिएक्शन का टेम्परेचर हम कांस्टेंट मानेंगे, चेंज नहीं मानेंगे। हम लिखते हैं ना कोई रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर हो रहा है, हम टेम्परेचर ऊपर लिख देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका पर्टिकुलर का वो टेम्परेचर है जो हमने फिक्स मान लिया है। एक बात और, अगर हम इससे पहले वाले पार्ट पर जाएं जो हमने यहां पर डेल्टा एस में पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था डेल्टा एच ओवर टी, तो जितनी हीट इसे सप्लाई की जाती है डेल्टा एस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है डेल्टा एस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा एस डेल्टा एच ओवर टी के बराबर हमने पहले डिसाइड किया था। अगर मैं कहता हूं डेल्टा एस सराउंडिंग है, तो डेल्टा एच सराउंडिंग ओवर टी हो जाएगा। तो सराउंडिंग एंड सिस्टम में ये हीट चेंज की जा रही है। अगर यहां सराउंडिंग इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका हीट कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, इसका हीट कंटेंट डिक्रीज हो रहा है। तो साइन इनके अलग अलग होंगे, सराउंडिंग एंड सिस्टम के। डेल्टा एच सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम। पिछली क्लास में हमने ये किया था, डिवाइडेड बाय टी कर सकते हैं। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा डेल्टा एस सराउंडिंग के, ये इक्वल है ही। अब हम अगर टोटल के लिए इन दोनों को रख देते हैं, डेल्टा एस सिस्टम रखा मैंने, सराउंडिंग की जगह ये सिस्टम की वैल्यू उठा करके रख दी, क्योंकि हम तो सिस्टम को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम तो सिस्टम की एंट्रोपी सोच पाएंगे, देख पाएंगे। सराउंडिंग तो बहुत वास्ट है, कहां तक उसका मेजरमेंट कर पाएंगे, तो इसलिए मुझे इस सराउंडिंग को सिस्टम में कन्वर्ट करना। दैट मीन्स मैं अगर इसको बोलता हूं कि इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू द डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, ये जो बताया अभी मैंने, हीट इसको दिया, जितना हीट इसकी इंक्रीज हुई है इतनी हीट इसकी डिक्रीज। अगर रिवर्स हो रहा है, इसने हीट बाहर दी है, तो सराउंडिंग की इंक्रीज होगी एंड सिस्टम की ये हीट डिक्रीज हो जाएगी।
एनर्जी के टर्म्स में भी हम बता सकते हैं। फर्दर हम बोल सकते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू, ये जो भी मैंने यहां पर लिखा डेल्टा एच सराउंडिंग ओवर टी, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम ओवर टी। दूसरी तरफ हम जानते हैं डेल्टा एस टोटल किसके बराबर है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सराउंडिंग की ये वैल्यू मैं यहां पर उठा करके रख देता हूं, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की ये वैल्यू मैंने रख दी उठा करके। अब मैं इसको ला करके सॉल्व कर लेता हूं। मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों की तरफ, टी से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर दोनों तरफ। तो टी डेल्टा एस टोटल प्लस टी डेल्टा एस सिस्टम, टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। या ऐसे बोल दो कि रीअरेंज कर दिया इसको, अगर इधर ले जाओगे तो भी ऐसा ही कुछ होगा। ये एक इक्वेशन हमारी सिस्टम के लिए आ जाती जब हम टोटल एंट्रोपी चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। तो टोटल एंट्रोपी चेंज के बारे में तो पहले से हमें इस बात का पता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। ओवरऑल पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती चली जा रही है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी फाइनल वैल्यू एंट्रोपी की टोटल ज्यादा है इनिशियल से। ये यूनिवर्स की बात हो रही है, एक सिस्टम की या सराउंडिंग की बात नहीं हो रही। डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0, ये बात हमें पहले से पता है, टोटल के लिए ये बात पता है। तो अगर ये 0 से ज्यादा है तो ये पूरी वैल्यू भी 0 से ज्यादा होगी। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम 0 से ज्यादा, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। क्योंकि टी डेल्टा एस टोटल 0 से ज्यादा होता है जब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, तब मान करके चल रहे हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो ये वैल्यूज आनी चाहिए ज्यादा, किससे, 0 से ज्यादा आनी चाहिए। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल 0 से ज्यादा, तो डेल्टा एस टोटल जो इक्वलेंट था टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम के, ये भी 0 से ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख लेता हूं, डेल्टा एच सिस्टम, मैंने इसको इधर लिख लिया, प्लस इसे इधर कर दिया टी डेल्टा एस को, और यहां बाहर मैंने -1 कॉमन ले लिया। माइनस बाहर मैं कॉमन लूंगा तो यही तो बात है ना, प्लस टी डेल्टा एस, ये लिखा हुआ है टी डेल्टा माइनस डेल्टा एस सिस्टम। मैंने ये माइनस बाहर बस कॉमन ले लिया और कुछ नहीं किया, इस पूरे में माइनस बाहर कॉमन लिया, डेल्टा एच इधर आ जाएगा, ये माइनस में इधर हो गया। ये 0 से ज्यादा है, माइनस को बाहर निकाला बस, और कुछ नहीं किया। इस पूरे टर्म को हम एक नाम दे देते हैं बस,
मींस कंक्लूजन ये निकला कि अगर प्रोसेस ऐसा है जिसमें टोटल एंट्रोपी ज्यादा हो रही है, तो टोटल एंट्रोपी ज्यादा होने का मतलब समीशन ऑफ टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम भी 0 से ज्यादा आएगा, एल्जेब्रिक सम इसका। इसको मैंने एक नया नाम दे दिया, इसको बोल दिया डेल्टा जी। मींस माइनस डेल्टा जी 0 से ज्यादा होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जब आप डेल्टा एस टोटल 0 से ज्यादा बोल रहे हो तो डेल्टा एस टोटल इसके बराबर है, और इसको पूरे को मैंने डेल्टा जी के इक्विवेलेंट मान लिया, कोई एक नया नाम रख दिया इसका, ये नया नाम ही फ्री एनर्जी है। तो मैं क्या बोल सकता हूं इस पूरे को? मींस मैं इसको बोल सकता हूं डेल्टा जी मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम डेफिनेटली माइनस टी डेल्टा एस। ये वैल्यू अगर आ रही है नेगेटिव, तब क्या मतलब होगा? वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तब ये स्पॉन्टेनियस काउंट होगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तब हम इस रिएक्शन को बोलेंगे कि ये फाइनल जी इसका इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, फाइनल जी डिक्रीज होना जरूरी है। ये इक्वेशन आपको पहले लिखाई गई थी, इससे पहले जब हमने इक्वेशन डायरेक्ट लिख ली थी तो यही इक्वेशन हमने लिखी थी। तो यहां दोबारा से मैं बता रहा हूं, इसको हमने माइनस कॉमन लिया बाहर, कॉमन लेकर के ये पूरा 0 से ज्यादा बोला इसको, ये पूरा टर्म डेल्टा जी के इक्वल रख दिया। माइनस वैल्यू अगर आ जाती है तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ट्रू है, प्रोसेस के लिए ट्रू है, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन की बात करते हो तो केमिकल रिएक्शन के लिए ट्रू है। अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। ये वाली जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा? ध्यान रहे यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिक्स है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, दूसरे टेम्परेचर पर ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। प्रेशर तो हमने फिक्स रख ही रखा है पहले से ही, डेल्टा एच जब बोल दिया तो ये सारी घटना कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, ये तो पहले से हम बोल रहे हैं। एंथैल्पी टर्म अगर हमने बीच में ले रखा है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है। कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि प्रेशर ही चेंज होता चला जा रहा है, वहां तो डेल्टा एच ही एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर वहां डेल्टा ई से डेल्टा एच निकाल कर अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तब जाकर के इसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अब अगर इस इक्वेशन को हम और कंसीडर करते हैं, ये इक्वेशन जो है हमारी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या करती है? ये गिव्स ए क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। हर कंडीशन में नहीं, डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब क्या है इस बात का? डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये तो बड़े सिंपल से टर्म हो गए, डायरेक्ट हमने कर लिया। लेकिन हम इस इक्वेशन से भी इमेजिन कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू के लिए अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, टी डेल्टा एस
अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्या मतलब एक्सोथर्मिक का होता है? जिसमें हीट इवॉल्व होती है। क्या मतलब एक्सोथर्मिक का है? जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव आता है। पहले से ही ये इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, यानी नेगेटिव वैल्यू आ गई, एंड डेल्टा एस इसमें पॉजिटिव है, गिवन है हमें पॉजिटिव। जब मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो ये नेगेटिव टर्म आ जाएगा, पूरा का पूरा नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव है, तो 100% डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है उन प्रोसेस के लिए जहां एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो किसी भी टेम्परेचर पर, आप टेम्परेचर कुछ भी लो, टेम्परेचर तो माइनस में होगा नहीं, केल्विन में रखना होगा ना, तो किसी भी टेम्परेचर पर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो एक एक करके कंडीशंस हम अलग अलग सोच सकते हैं। इफ रिएक्शन हैव पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज, अब अगर ये पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज है, मतलब यहां पॉजिटिव आ गया, एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है, तब हम डेल्टा जी के बारे में क्या बता सकते हैं? ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये काफी बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तब जाकर के नेगेटिव आएगी। हमें कंसिडरेबली बड़ा अमाउंट रखना पड़ेगा ना डेल्टा एस का, तब जाकर के ये बड़ा नेगेटिव आएगा, बड़ा नेगेटिव आएगा, इस पॉजिटिव को छोटा रखना पड़ेगा, तब जाकर के डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। या तो ये कंडीशन है एक, या फिर दूसरी कंडीशन ये रखनी पड़ेगी हमें कि डेल्टा एच हम इतना छोटा रखें, रहे तो पॉजिटिव लेकिन बहुत कम पॉजिटिव, तब भी जाकर के डेल्टा जी की चांस है कि ये डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है। तो ये कंडीशंस ध्यान देनी होती हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपका अभी यहां 11th क्लास में जो आएगा, तो ये तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता कि आपको कोई एक कंडीशन दे दी जाती है और फिर उसमें पूछा जाता है आपसे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। देखो इस रिएक्शन के लिए इट कैन बी स्पॉन्टेनियस व्हेन टी डेल्टा एस इज लार्ज एनफ टू आउटवेट डेल्टा एच। टी डेल्टा एस को काफी बड़ा होना चाहिए डेल्टा एच से, तब स्पॉन्टेनियस हो पाएगा, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव हो पाए। पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम कैन बी स्मॉल इन विच टी मस्ट बी लार्ज। हो सकता है डेल्टा एस कम रहे लेकिन टेम्परेचर फिर बहुत ज्यादा रखें हम, तो इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लीकेशन काफी बड़ा आ जाए, ताकि ये नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो जाए। ये नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो डेल्टा एच से नेगेटिव वैल्यू बड़ी होने पर डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। ये कर सकते हैं हम। और हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम कैन बी लार्ज, या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो या डेल्टा एस बहुत ज्यादा हो। अगर डेल्टा एस ज्यादा है किसी रिएक्शन के लिए, बिल्कुल सॉलिड से गैस बन रहा है, सॉलिड से गैस बनने का मतलब है एंट्रोपी एकदम से बहुत इंक्रीज कर रही है, तो कम टेम्परेचर भी चल जाएगा। डेल्टा एस बहुत ज्यादा है तो कम टेम्परेचर पर भी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, डेल्टा एच ज्यादा टी कम होने पर भी ये ओवरवेट कर जाएगा डेल्टा एच से। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब एक्सोथर्मिक टाइप एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन हो रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब ये हो गया।
इस तरह से हम ये और भी रिलेशन दिमाग में सोच सकते हैं। ये दो एक जैसे मैंने बताए, ये एक और भी बताया था अभी कि अगर हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव आ गया मान लो, और डेल्टा एस पॉजिटिव है, फिर तो किसी भी टेम्परेचर पर, कम हो ज्यादा हो, दोनों की वैल्यू मिला करके नेगेटिव ही आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव तो ये नेगेटिव ही रहेंगे, मींस डेल्टा जी नेगेटिव ही रहेगा, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये अलग अलग सेट पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 4 या 5 सेट मैं अभी बता भी दूंगा, एनसीईआरटी में भी वही दिए हुए हैं, वही मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। एक पार्ट तो ये है, एक छोटा सा पार्ट और जो हमें इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो एक रिलेशन इक्विलिब्रियम के साथ है। यहां पहले आप इसमें बता दो, इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन मैंने थोड़ी सी जो बताई थी आपको, -2.303 RT log to the base 10 K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या रिलेशन है। तो मैं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताकर फिर उससे डेल्टा जी का रिलेशन आपको बताऊंगा, एस्टेब्लिश नहीं कराऊंगा, जस्ट अभी आपको बताऊंगा, ताकि एक दो जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में वो हो जाए। तो यहां तक आप बताओ मुझे कि ये बात क्लियर हो गई है सब लोगों को, जो अभी तक मैंने कराया है यहां तक? यस सर। यस सर। हरमन समझ आ गया आपको? यस सर। गुड। रिदम वर्मा समझ आ गया है? यस सर। प्रबलीन क्लियर है ये आपको? यस सर। श्रेया समझ आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। एक इसके बाद मैं और इक्वेशन आपको बता रहा हूं, ये इक्वेशन कहलाती है गिब्स एनर्जी का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। एक इनफैक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटेल से आप पढ़ोगे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, मैं अभी शॉर्ट में बता पाऊंगा इसको यहां पर इस चैप्टर में। जस्ट एक वैल्यू होती है के की। इक्विलिब्रियम वर्ड में आपको पहले बता चुका हूं, जिन रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल होना जरूरी है। इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर रिएक्शन चल रहा है मींस प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, रिएक्टेंट के कम होते जा रहे हैं, तो अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, अभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम तब एस्टेब्लिश होता है जब प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल जितने हैं वो फिक्स हो जाएं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जितने हैं वो फिक्स हो जाएं, लेकिन रिएक्शन अभी भी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो रहा हो, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कहा जाए ए मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट हो रहा है, 1 सेकंड में इसके 50 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, बी मॉलिक्यूल भी ए में कन्वर्ट हो रहा है, 1 सेकंड में इसके 25 बनते हैं, बी से ए 25 बन रहे हैं, ए से बी 50 बन रहे हैं, तो बी का तो कॉन्सेंट्रेशन एक टाइम आएगा कि बढ़ता चला जाएगा ना। ये 25 बन रहे हैं, मैंने एग्जांपल दे करके बताया था आपको क्लास में। एस्केलेटर फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर, ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पर एस्केलेटर लगे हुए हैं, जितने ग्राउंड पे पर्सन्स हैं उतने ही पर्सन
फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो इंटरचेंज हो रहे हैं, वो अगर दोनों में बराबर बराबर के पर्सन अप टू डाउन, डाउन टू अप हो रहे हैं तो नंबर ऑफ पर्सन बराबर रहेंगे। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आने वाले ज्यादा हैं, नीचे से ऊपर जाने वाले कम हैं, तो नीचे बढ़ते चले जाएंगे। अब इक्विलिब्रियम नहीं है। ऐसे ही कन्वर्जन ऑफ ए इनटू बी पर सेकंड 50 मॉलिक्यूल हो रहा है, यहां पर सेकंड 25 हो रहा है, तो ये कम होता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट। रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम तब होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ रिवर्स बराबर हो जाए। जिस एक सेकंड में 50 मॉलिक्यूल बी के बन रहे हैं, उसी एक सेकंड में 50 मॉलिक्यूल ए के भी बन रहे हैं। तो इसके अगर पहले से मौजूद थे, सपोज करते हैं एन मॉलिक्यूल, तो ये भी एन प्लस 50, इसके एक्स थे तो एक्स प्लस 50 बराबर रहे, मींस कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा, हो सकता है इसके 1000 मोल हो, इसका 1 मोल हो, लेकिन रहेगा फिक्स। मैं रेट की बात कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन बराबर होने की बात नहीं कर रहा हूं। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स जब दोनों केसेस में बराबर बराबर हो जाते हैं, तब हम इनको बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम एक सिंपल इक्वेशन बनाते हैं, बिना अगर हम इसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे। ऐसे लिखता हूं मैं, रिएक्टेंट ए प्लस बी, दो ने रिएक्शन किया, सी प्लस डी, प्रोडक्ट दो बन गए, इक्विलिब्रियम हो रहा है। इक्विलिब्रियम पर जब इक्विलिब्रियम हो गया मतलब रुक गया, अब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना बंद हो गया, सी का, डी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना बंद हो गया, ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होना बंद हो गया, मतलब ये फिक्स हो गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गया, बढ़ना या कम होना बंद हो गया, कांस्टेंट हो गया ये। तो अब ऐसे केस में इनके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के रेशो कांस्टेंट होंगे। मींस अगर मैं लिखता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, जो कि वैल्यू कांस्टेंट है, ये फिक्स है इक्विलिब्रियम पर, ये फिक्स है इक्विलिब्रियम पर, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इक्विलिब्रियम पर ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, और मैंने सी एंड डी का किया, इसका जो रेशो लिखा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर ध्यान दो, कभी कभी ये वैल्यू 1 भी हो सकती है। कब आएगी ये वैल्यू 1? जब सी एंड डी के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट एग्जैक्टली बराबर होगा ए एंड बी के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के। भाई जो वैल्यू ऊपर होगी यहां, वही वैल्यू अगर मैं नीचे रखूंगा तभी तो 1 आएगा। तो के 1 आना रेयर है, लेकिन होने को हो भी सकता है। कब के की वैल्यू 1 आएगी? जब जो कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स का है, वही कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रिएक्टेंट का है। प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि के की वैल्यू 10⁵ है, तो इस बात का क्या मतलब निकाल रहा हूं मैं? के की वैल्यू 10⁵ होने का मतलब है कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऊपर वाले जो हैं, इनका प्रोडक्ट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से
10,000 गुना ज्यादा बड़ा है, बल्कि 1 लाख गुना। गलत बोल गया मैं। बड़ी सिंपल सी बात है। मींस रिएक्शन के की वैल्यू अगर ज्यादा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है, रिवर्स डायरेक्शन में कम है। के की वैल्यू अगर 1 से बहुत बहुत ज्यादा आ रही है, जितना ज्यादा 1 से दूर निकलती चली जाएगी के की वैल्यू, उतना ही ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जाएगा। तेज दौड़ रहा है, आगे चल रहा है रिएक्शन, बीच में नहीं रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम नहीं एस्टेब्लिश हुआ है, आगे चल रहा है। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर बनेगा जाकर के, इतनी दूर जाकर के बनेगा। मींस ऐसी कंडीशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द रेज 5 टाइम्स कम होंगे प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से। प्रोडक्ट बहुत बहुत ज्यादा होगा। कभी अगर आपको बोल दिया जाए के की वैल्यू 10 टू द रेज -4 है, अभी तो माइनस आ गया 4, -4 आने का मतलब क्या है? यहां रिएक्टेंट ज्यादा हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन और ऊपर जो ये सी एंड डी के कॉन्सेंट्रेशन थे, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन मुझे 1 0 0 0 0 लिखने पड़ेंगे 1 के रेस्पेक्ट में, तब जाकर के ये 10 टू द रेज -4 आएगी के की वैल्यू। 3 रिलेशन बताए मैंने के के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है, तो मतलब रिएक्शन बिल्कुल बीच में रुका है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। और अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से जैसे जैसे जितनी जितनी ज्यादा होती चली जाएगी वैल्यू, उतना उतना रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ता चला जाएगा। एंड के की वैल्यू अगर 1 से कम होती चली जाएगी, 1/10 हो गई, 1/100 हो गई, 1/10 हो गई, 1/1 लाख हो गई, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम होगा और रिएक्टेंट वाली साइड ज्यादा बना हुआ होगा, रिवर्स ज्यादा होगा रिएक्शन। ये तो बात है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। जब इक्विलिब्रियम हमें पता चल गया, ये तो हम इक्विलिब्रियम डील कर रहे हैं। अब हम थर्मोडायनेमिक्स पे वापस आ जाते हैं। इस के का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, यानी इक्विलिब्रियम का रिलेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मेरा मतलब है किसी एक गिवन रिएक्शन के लिए, गिवन सेट ऑफ कंडीशन में हर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। भाई कोई एक रिएक्शन तो फिक्स ही होगा ना, एक टेम्परेचर पर, एक प्रेशर पर, गिवन सेट ऑफ कंडीशन में उसकी स्टेट दे दी, फिजिकल स्टेट दे दी, सारा कुछ दे दिया, तो उसके लिए के की वैल्यू तो कांस्टेंट आएगी। हर एक रिएक्शन के लिए दुनिया में कोई भी रिएक्शन है, गिवन सेट ऑफ कंडीशन में के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। उसका रिलेशन गिब्स एनर्जी से क्या है, स्पॉन्टेनिटी से क्या है, ये रिलेट किया गया। मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं अभी इसका, जस्ट ये रिलेशन आपको बता रहा हूं। किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात है, -2.303 RT log to the base 10 एंड K, ये है हमारा कांस्टेंट इक्विलिब्रियम वाला। जो भी है, डेल्टा जी का रिलेशन हम इससे निकाल सकते हैं, जहां T वो टेम्परेचर है जिस पर रिएक्शन किया गया, R हमारे लिए एक गैस कांस्टेंट है। रिएक्शन का डेल्टा जी एंड रिएक्शन का K इस रिलेशन से एस्टेब्लिश किया जा सकता है। बड़े छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब डेल्टा जी की जगह आप क्या रख सकते हो? किसी को नहीं पता डेल्टा जी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है ये, तो इसकी जगह आप डेल्टा एच रख दो, -T डेल्टा एस रख दो।
डेफिनेटली अगर ये स्टैंडर्ड है तो ये भी स्टैंडर्ड रखने में ये पूरी वैल्यू इक्वल होगी -2.303 RT log to the base 10 के। आप इससे भी निकाल सकते हो। के कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। के हमें पता, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ये थोड़ा डिफिकल्ट होती हैं कैलकुलेट करना, तो हम इक्विलिब्रियम की मदद लेकर, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर की मदद लेकर कैसे निकालते हैं उसके तरीके हैं। जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा। के की वैल्यू लेकर हम डेल्टा जी निकाल सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे रिएक्शंस के लिए हम इस के की वैल्यू से डेल्टा जी निकालकर फिर हम यहां थर्मोडायनेमिक्स में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये रिलेशन गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैंने आपको बताया। ध्यान रहे मैंने कोई डेरिवेशन अभी इसका नहीं बताया है, जस्ट डायरेक्ट रिलेशन आपको ये फिलहाल अभी डिस्कस किया है। डेल्टा जी इज इक्वल टू यही रिलेशन जो डिस्कस किया फॉर स्ट्रांगली एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब हमने हीट बाहर से देनी है और स्ट्रांगली का मतलब ज्यादा हीट देनी है। डेल्टा एच में भी लार्ज एंड पॉजिटिव। अब अगर ये वैल्यू लार्ज है डेल्टा एच, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, तो क्या होना चाहिए? के की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? ये वैल्यू अगर बढ़ गई है, काफी ज्यादा है, के की वैल्यू नेगेटिव होने के कारण स्मॉल होनी चाहिए। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है के की वैल्यू अगर स्मॉल हुई तो प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेगा, कम प्रोडक्ट बनेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए यहां अगर इसको कंसीडर करते हो आप, डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा, डेल्टा एच की वैल्यू अगर काफी ज्यादा है, तब नेगेटिव होने के कारण ये वैल्यू कम हो जाएगी। के की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? के की वैल्यू कम होने का मीनिंग अभी मैंने बताया आपको। के अगर कम है तो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का रेशो ही तो के होता है। के कम मतलब प्रोडक्ट कम, प्रोडक्ट कम मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहा है। यहां से इस इक्वेशन से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट यहां रिलेटिवली कम बनेगा। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहां वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है ये वैल्यू नेगेटिव आती है, ये वैल्यू नेगेटिव आती है, तो ये कैंसिल होकर के लार्ज हो जाएगा। और अगर ये लार्ज हो गया मींस के की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी, तब हम बोल सकते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद लेकर हम डेल्टा जी को रेगुलेट कर रहे हैं। यही बात हम डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से सोच चुके हैं। वहां हमने एंट्रोपी को भी बीच में एंड टेम्परेचर को भी बीच में रख करके सॉल्व किया था। दोनों एक हो सकता है, एक सिचुएशन ऐसी है, बहुत रेयर हालांकि है, कि के की वैल्यू 1 आ जाए, दोनों बराबर बराबर। तो हम क्या बोल सकते हैं? जब के की वैल्यू 1 आ जाएगी, एग्जैक्टली 1 आ जाएगी, तब ये और ये दोनों लगभग लगभग बराबर आ जाएंगे। के की वैल्यू 1 से ज्यादा आना
इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शो करता है, के की वैल्यू 1 से कम आना बैकवर्ड डायरेक्शन में शो करता है। के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी 1 से जितना दूर होगी, 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, इक्विलिब्रियम उतना आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके एस्टेब्लिश होगा, रिएक्शन उतना स्पॉन्टेनियस होगा। कांस्टेंट है ना, किसी रिएक्शन की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो कांस्टेंट है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वी में एक्सपेक्ट स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू हैव ए लार्ज के वैल्यू, और बहुत स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक हमेशा नहीं, एंट्रोपी एक अपना रोल प्ले कर रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन डेल्टा एच स्ट्रांगली बोल दिया मतलब बहुत ही नेगेटिव है, तो एंट्रोपी थोड़ी बहुत चेंज कुछ नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से हम इन रिएक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। यहां से हमें ये आइडियाज लग जाते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन डेल्टा जी के साथ क्या है। एक बार फिर से सोचो, ए कोई है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी से वापस ए बन रहा है। हम इस रिएक्शन के लिए वैल्यू के की अगर डिसाइड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट ज्यादा कब होगा, जब के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अगर के की वैल्यू 10,000 है तो यहां रिएक्टेंट नेग्लिजिबल है, रिएक्टेंट 1 मोल है, तो बी प्रोडक्ट यानी 10,000 मोल्स है, यानी सारा प्रोडक्ट बन गया। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी के की, उतना इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड होना है। दूसरी तरफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा डेल्टा जी, उतना ही ज्यादा रिएक्शन आसानी से होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा जी डिसाइड करता है, कोरिलेट करता है, इन दोनों का आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, किसके साथ, डेल्टा जी का के साथ। अगर हम इक्विलिब्रियम से रिएक्शन के डायरेक्शन के को डिसाइड करेंगे तो के की वैल्यू देख करके डिसाइड करेंगे, और अगर हम थर्मोडायनेमिक्स से डिसाइड करना चाहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, तब हम डेल्टा जी की वैल्यू चेक करेंगे। डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ जाएगा तब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड होगा स्पॉन्टेनियसली। ये दो चीजें आपको रिलेट करके रखनी है। बाकी इस के बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है उसमें हम आगे डिटेल से सोच सकते हैं। अलग अलग कंडीशन में, 1 मिनट पहले मैं ये चार्ट बता दूं, फिर उसके बाद आपका किसी का कोई डाउट होगा तो वो ले लेते हैं। ये रिएक्शन हम कर रहे हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, माइनस 2.303 आर टी लॉग के। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन हम बता सकते हैं। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन की बात से मेरा मतलब ये है कि अगर हम वैल्यूज अलग अलग रखते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू मैंने नेगेटिव रखी, डेल्टा एस ये नेगेटिव वैल्यू रखी, ये वैल्यू मैंने पॉजिटिव रखी, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। आप टेम्परेचर कम रखो, ज्यादा रखो, ये वैल्यू नेगेटिव ही आनी है।
एक रिलेशन। अगर दोनों नेगेटिव ले लेते हैं हम क्या करते हैं कि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों नेगेटिव ले लेते हैं। ये भी नेगेटिव ले लिया, ये भी नेगेटिव ले लिया। ऐसे केस में क्या होगा? जब ये नेगेटिव लिया गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर डेल्टा एच काफी ज्यादा नेगेटिव है, इनके प्रोडक्ट से भी ज्यादा, तब तो स्पॉन्टेनियस होगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एस मैंने नेगेटिव रख रखा है, तो मुझे ये वैल्यू कम रखनी पड़ेगी टी की। अगर टी ज्यादा कर दिया मैंने, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो गई तो डेल्टा जी तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, डेल्टा एच भी एंड डेल्टा एस भी, तो ऐसे केस में मुझे लो टेम्परेचर रखना होगा रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए। काम की बात है, दोबारा समझ लो। नेगेटिव वैल्यू रखी मैंने इसकी भी नेगेटिव रख दी, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव हो गई तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 100 ले रहा हूं और ये -150 है, तो नेट वैल्यू नेगेटिव आई, -50 आ गई। मुझे ये वैल्यू इससे कम रखनी है। इस वैल्यू को कम रखने के लिए टी कम रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। अगर डेल्टा एस नेगेटिव होता है, मतलब एंट्रोपी कम हो रही है किसी सिस्टम में और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऐसे केस में लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनिटी के चांस बनते हैं। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ये रूट है सारी की सारी। ये जो बात पढ़ी है आपने डेल्टा जी, ये टेबल उसका बिल्कुल सारा रूट रहेगा। एक रिलेशन ये रहा। अगर हम दोनों नेगेटिव रखते हैं लेकिन हाई टेम्परेचर रखते हैं, टेम्परेचर मैंने बहुत ज्यादा रख दिया, तो इस नेगेटिव का और इसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। ज्यादा पॉजिटिव आ गया, मान लो +500 आ गया प्रोडक्ट, क्योंकि टी ज्यादा था, -150। तो ये डेल्टा जी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। क्या होगा रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो दोनों अगर नेगेटिव हैं काफी लो टेम्परेचर पर, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। हाई टेम्परेचर पर ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, मान लो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो मुझे नेगेटिव लानी है वैल्यू। ये मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए इसको नेगेटिव लाने के लिए, तो मुझे टेम्परेचर चाहिए हाई। हाई टेम्परेचर पर ये प्रोडक्ट ज्यादा होगा नेगेटिव, मान लो -500 आ गया। और अगर लो टेम्परेचर रखा तो ये वैल्यू कम आएगी, मान लो -50 आई। और डेल्टा एच तो हमने पॉजिटिव मान रखा है, दोनों पॉजिटिव मान रखे हैं, मान लो 150 है डेल्टा एच। तो अगर वैल्यू टेम्परेचर की कम है तो ये कम आएगा, कम टेम्परेचर पर ये डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा।
ज्यादा टेम्परेचर पर डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव रहेगा, ओवरकम कर जाएगा इससे। तो ये बैलेंस देखना है, चेक करना, रिलेशन करके ये क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। यहां से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और जस्ट ऐसे ही सोच भी सकते हो। अगर हमने दोनों वैल्यू पॉजिटिव ली एंड टेम्परेचर लो लिया, लो टेम्परेचर पर ये टेम्परेचर अगर कम किया तो दोनों का प्रोडक्ट यानी नेगेटिव वैल्यू कम आई पॉजिटिव के कंपैरिजन में, डेल्टा जी आ गई पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस रहा रिएक्शन, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रहे। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं और हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का मतलब टी हाई करने का मतलब ये ज्यादा नेगेटिव आई वैल्यू, मान लो -500 आ गई इस टी की वजह से, हाई टी होने की वजह से। डेल्टा एच भी पॉजिटिव था लेकिन इससे कम रहा ये मैग्नीट्यूड वाइज, मान लो +150 रहा। नेट मिला के ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई तो हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस हो जाए। ये रिलेशन डिसाइड किया जा सकता है। और अगर हम पॉजिटिव लेते हैं वैल्यू डेल्टा एच की एंड डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, फिर तो कोई सेकंड थॉट नहीं है, कुछ भी करोगे आप, टेम्परेचर कोई भी रखोगे, डेल्टा जी पॉजिटिव ही रहेगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। भाई अगर ये पॉजिटिव रख ली वैल्यू और डेल्टा एस नेगेटिव रख ली आपने, तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ये पहले से पॉजिटिव है तो टेम्परेचर आप कुछ भी रखो, नेगेटिव में तो होगा नहीं ना, टेम्परेचर तो केल्विन में लिया जाएगा। तो आप कुछ भी रखो, टेम्परेचर कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू। मींस हमेशा ये रिएक्शन, चाहे टेम्परेचर कुछ भी रखो, ये रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस ही आएगा। ये रिलेशन हम इनके सोच सकते हैं, कर सकते हैं। बताओ भाई इसमें कोई किसी को दिक्कत है? ये जो मैंने आपको रिलेशन बताया है, कुछ पूछना है किसी को तो बोलो जल्दी से। जशनजोत समझ आ गया आपको? Yes, sir. इनायत? Yes, sir. यस, हैंड रेज किया है किसी ने, बोलो। सर थर्ड केस रिपीट कर दो एक बार। कौन सा? थर्ड केस। पिछले वाली स्लाइड? नो सर, इसी का केस नंबर 3। वन टू, ये वाला 3। यस सर। हाई टेम्परेचर पर देखो दोनों नेगेटिव हैं, इसकी बात कर रहे हो ना? ये डेल्टा Yes. एच मैंने नेगेटिव लिया, यहां इक्वेशन देखो नीचे वाली है जहां कर्सर है, ये नेगेटिव ले लिया, ठीक है, एंड डेल्टा एस नेगेटिव ले लिया, ये वाला, राइट? अगर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तब नेगेटिव एंड ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे भाई? आंसर करो प्लीज। पॉजिटिव सर, पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव हो जाएंगे। मान लो टेम्परेचर बहुत हाई है तो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा आएगी ना, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा आई, नेगेटिव से ज्यादा आ गई। मैं मान रहा हूं एग्जाम्पल के लिए कि ये -150 था डेल्टा एच, और इस टेम्परेचर हाई होने के कारण जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया
तो ये वैल्यू पॉजिटिव +500 आ गई। तो अब मैं अलजेब्रिक सम करूंगा जब +500 -150, तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई, 350 हो गई, प्लस की 350 हो गई। प्लस वैल्यू आना क्या इंडिकेट करेगा कि डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन अगर मैं डेल्टा टी की वैल्यू कम ले लेता हूं, सॉरी टी की वैल्यू, टेम्परेचर कम लिया मैंने, टेम्परेचर कम लेने के कारण इन दोनों का प्रोडक्ट आया तो पॉजिटिव ही, लेकिन क्योंकि टी कम था इसलिए मल्टीप्लीकेशन ये कम आया, 500 की जगह मान लो 100 आया पॉजिटिव में, लेट एग्जाम्पल के लिए। तो अब मैं 100 -150 करूंगा, तो अलजेब्रिक सम कितना आया, -50 आया। डेल्टा जी की वैल्यू आ गई -50। -50 आना क्या इंडिकेट करेगा कि अब डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस है, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस रहेगा सेम, और दोनों अगर नेगेटिव है हाई टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया? यस सर। कुछ पूछना चाहते हो भाई? सर जी। सर के पी और के सेम ही बात है? के पी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की के की बात कर रहे हो? यस सर। वो जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब आएगा, आता है वो भी। गैसेस के केस में हम केपी एंड केसी रखते हैं जब हम गैस ले रहे होते हैं। अब गैस का हम यहां जैसे ए इज गिविंग यू बी, तो अभी मैंने बोला था बी का कॉन्सेंट्रेशन, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर बी गैस है तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैं प्रेशर यूज करता हूं। तो बस अगर कोई गैसेस सिस्टम है उस केस में हम के पी इस्तेमाल करते हैं, और अगर सोल्यूशन में यहां हो रहा है रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, तब हम के सी इस्तेमाल करते हैं। ये आपने मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है, वहां से ये आइडिया आया होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का पार्ट है। अभी कर सकते हैं हम, यहां हम फिलहाल के सी की बात कर रहे हैं। और अगर आप जब इक्विलिब्रियम को डिटेल से पढ़ लोगे तब आप के पी एंड के सी यहां भी रख सकते हैं।